ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो 28-29 फ़ेब को जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये हम जो लेसन सीखने वाले हैं, जो अभी एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का 22 फ़ेब को उधर से, ठीक है? तो 22 फ़ेब की सीक्वेंस देखें तो आपको पहले मिलेगा, तो पहले जो था वो इंग्लिश आया था, उसके बाद जो है क्वांट आया था, उसके बाद जो है रीज़निंग आई थी। तो आपको यही जो है पैटर्न अभी जो 27 फ़ेब या 28 फ़ेब या तो 1 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको ये सेम पैटर्न दिखने वाला है और आपको जो है इसी सीक्वेंस से ही आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं नॉमिनेशन के बारे में, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट था, उसमें से जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई थी, जो एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके ऊपर। बहुत लोग का ये भी कहना है कि जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था, वो एसबीआई पीओ लेवल पे पूछ लिया गया था। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है, वो क्वांट की वजह से हुई है, बिकॉज़ जो क्वांट का जो है वो लेवल बढ़ाया गया था थर्ड शिफ्ट में, वो सेम चीज़ जो है फोर्थ शिफ्ट में भी दिखेगी थोड़ी बहुत चीज़ें। तो आपको अभी से ही ऐसा प्री डिफाइंड माइंड बना के लेके नहीं जाना है कि जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें जो है क्वांट हार्ड आएगा, या तो जो थर्ड शिफ्ट हार्ड आया था फर्स्ट डे में, तो वैसे ही कुछ जो है सेकंड डे, या तो मैं बोलूँ 27 फ़ेब को जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो है थर्ड शिफ्ट ही जो है हार्ड आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब पहले से प्री डिफाइंड माइंड मत बना के लेके जाओ कि मेरे को इतना ही अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि अब जो है क्वांट इज हार्ड आ गया तो इसका मतलब जो है नेक्स्ट जो अभी फ़ेब में जो 27 फ़ेब में जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पता रीजनिंग हार्ड कर दे, क्या पता उसमें इंग्लिश हार्ड कर दे। तो आपको पहले से ही प्री डिफाइंड माइंड लेके नहीं जाना और आपको जो भी अटेम्प्ट्स करने हैं वो अपना बेस्ट देना है। बस आपको ये दिमाग में रखना है, अपना बेस्ट देना है। कोई भी अपने माइंड में ये ना लेके चले कि मैं जो है रीज़निंग में 30 अटेम्प्ट करूँगा, क्वांट में जो है 25 या 28 अटेम्प्ट करूँगा, इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट करूँगा। ऐसा कोई प्रीडिफाइंड मैथ्स लेके जाओ। आप एग्ज़ाम में सीधे जाओ और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आपसे हो पा रहा है उसको करो और जो नहीं लग पा रहा है उसको सीधे से छोड़ दो। 4 सेकंड के बीच में ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ये क्वेश्चन करना है कि नहीं, ठीक है? और ये जो नॉर्मलाइज़ेशन की बातें हो रही हैं यूट्यूब पे, तो उसके ऊपर बिल्कुल ही फ़ोकस नहीं करना अभी आपको। अपना जो भी आपने पढ़ा उस पे फ़ोकस करो और नॉर्मलाइज़ेशन तो आपके हाथ में है नहीं, तो उसके ऊपर कुछ बात करके कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे जो है आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है? तो ये चीज़ अब आपको मैं इस वाले वीडियो में बता देता हूँ। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सारे जो सेक्शंस थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे 22 तारीख को, ठीक है? तो इसमें आप देखिए तो इंग्लिश में जो है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन जो लास्ट में अटेम्प्ट करने वाली चीज़ होती है वो होती है आरसी और एक होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जहाँ पे आपको सेंटेंस दिया था 1, 2, 3, 4 उसका आपको रीअरेंज करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ को जो है ना आपको वन गो में अटेम्प्ट नहीं करना। आपने पेपर खोला तो आपको अगर आरसी दिखी तो उसको सीधे स्किप कर देना। उसके साथ ही जो स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट होती है, तो अगर ये दिख गई तो आपको इसको स्किप करना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, उसको आपको सीधे-सीधे अटेम्प्ट करते जाना है। वो एरर डिटेक्शन हो, अगर आपका एरर डिटेक्शन स्ट्रांग है, तो आपका एरर डिटेक्शन भी उसी टाइम उड़ा देना है। जो है मिसस्पेल हो, वर्ड यूजेस हो, ये सब कुछ आपको एक ही बार में कर देना है और आपको ये 2 चीज़ जो है बाद में करनी है। और अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट को गलती से भी आप पहले अरिथमेटिक मत छूना। अरिथमेटिक कितना भी ईज़ी आ जाए, आपको अरिथमेटिक छूना ही नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है? अब आप एवरेज हो तो आपको अरिथमेटिक नहीं छूना। आप अगर मैथ्स में अच्छे हो, क्वांट में अच्छे हो, तो डेफिनिटली आप किसी भी तरह से पेपर कर सकते हो। आप वन गो में भी जा सकते हो और इवन आप स्किप करके भी जा सकते हो। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको पहले तो सिम्प्लीफिकेशन अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद जो है नंबर सीरीज़ अटेम्प्ट करनी है। अगर नंबर सीरीज़ मान लीजिए अभी क्वांट में जो है नंबर सीरीज़ आया था, क्या था नेक्स्ट शीट में जो है रॉन्ग नंबर आ जाए, तो रॉन्ग नंबर भी आ सकते हैं, तो आपको जो है रॉन्ग नंबर जो है पहले स्किप करना है, रॉन्ग नंबर नहीं करना। अगर मिसिंग नंबर आ गया तो मिसिंग नंबर आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो है आपको जाना है डीआई पे, डीआई में भी कैसलेट स्किप करना है, ठीक है? कैसलेट ध्यान देना, कैसलेट स्किप करना है। डीआई में जो जितने भी डीआईज़ आती है, टेबुलर डीआई, बार डीआई या तो लाइन डीआई, जो ईज़ी डीआई जो प्रीलिम्स में आती है, ये 3 डीआई आती है, तो आपको ये सारे जो है पहले अटेम्प्ट कर लेने हैं। उसके बाद जो है आपको अरिथमेटिक में जाना है और अरिथमेटिक के जो भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, जो वन लाइनर टाइप रहेंगे, या तो जिसमें भी आपका टॉपिक या तो जो भी आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद जो है आपको कैसलेट और जो रॉन्ग नंबर है उसके पास जाना है, ठीक है? उसका नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको वन गो में ही जाना है और मोस्टली जो है सबका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता ही है, ठीक है? जिसका रीजनिंग वीक है उसको क्या करना है, उसको पहले वन लाइनर पहले कर लेना है, उसके बाद जो है पजल के ऊपर जाना है। और जिसका रीजनिंग एवरेज है उनको स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन लगाते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पजल देखिए और आपने पजल छोड़ दिया, ठीक है? पजल्स में बहुत सारे वैराइटीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन-सी वैराइटी में स्ट्रॉन्ग हो। पजल में जैसे कि आपको पता होगा एक होता है फ्लोर बेस आता है, एक आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपको उसको स्किप करना है। किसी भी हालत में आपको अगर सीटिंग अरेंजमेंट ईज़ी लग रहा होगा तभी अटेम्प्ट करना है। अगर आपको थोड़ा भी हार्ड लग रहा होगा तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको छोड़ देना है। और सीटिंग अरेंजमेंट स्पेशली जो सर्कल दिया होता है उसमें इनवर्ड आउटवर्ड दिया होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। तो इसको आप पहले तो छोड़ देना, बाद में इसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? तो पहले तो आपको इसको स्किप करना है और बाकी अगर पज़ल कोई दिखते हैं, मंथ बेस्ड आ गया, फ्लोर बेस्ड आ गया, तो वो सारे के सारे पहले पज़ल उड़ा देना है ए वन गो में ही। उसके बाद जो है आपको जो ये सीरीज़ होगी, सीरीज़ आती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ या नंबरिक सीरीज़, उसको वन गो में ही खत्म करना है। चाइनीज़ कोडिंग भी आती है, ये भी वन गो में खत्म करना है। फिर इनइक्वालिटी, सिलॉग, डायरेक्शन, ये सारे के सारे जितने भी है ये वन गो में खत्म करना है। एक चीज़ छोड़ के, वो है पेयर फॉर्मेशन एंड जो मीनिंगफुल वर्ड होती है। ये सारे जो है
ये दोनों जो है वन लाइनर ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो आपको ये जो है छोड़ने हैं और इसको जो है लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सारे पज़ल करने के बाद जब आपके पास 1 मिनट या तो 2 मिनट रह जाएँ, तब जाके आपको इसको अटेम्प्ट करना है। बिकॉज़ आप 1-2 मिनट में तो आप पज़ल नहीं कर सकते, तो आपको उससे पहले जो है पज़ल उड़ाना है, जो भी आपके पज़ल छूट गए। जैसे सिटी मैनेजमेंट में मैंने पज़ल बोले हैं, वो अगर आपके छूट गए, तो आपको पज़ल पहले करना है, उसके बाद जो है ये मीनिंगफुल वर्ड और पेयर फॉर्मेशन वाला चीज़ करना है, ठीक है? तो मैं आपको एक और रिपीट करना चाहूँगा कि जो नॉर्मलाइज़ेशन का इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है, बट अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना। इतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आप ज़्यादा इतना सोचते रहो, आप एग्ज़ाम की तैयारी ना करो, और जितने भी तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से तैयारी करो और रिवाइज़ करो, ठीक है? चीज़ों को रिवाइज़ करो, ट्रिक्स को रिवाइज़ करो, और नए ट्रिक्स अभी मत सीखो कुछ भी, और नई ना ही अरिथमेटिक का कोई भी नया टॉपिक पढ़ो। और मॉक की बात करें, कितने मॉक लगाने हैं? आपको 5-5, 6-6 मॉक नहीं लगाने एक दिन में। वो बहुत कम स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनको हेल्पफुल रहता है 5 से 6 मॉक लगाए, कोई मतलब नहीं बनता इतना ज़्यादा मॉक लगाए। इससे अलावा आप 2 मॉक लगाओ, ठीक है? डेली 2 मॉक लगाओ जब तक आपका एग्ज़ाम है। 2 मॉक के साथ आप जो है सेक्शनल लगा सकते हो। सेक्शनल से बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको जल्दी पता लग जाता है चीज़ें, ठीक है? और अभी फ़ोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा सिम्प्लीफिकेशन लगाने की। क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन जो है वो थोड़ा ट्रिकी भी आ रहा है कोई-कोई शिफ्ट में। तो सिम्प्लीफिकेशन थोड़ा ट्रिकी वाइज़ आप लगाओ, और सिम्प्लीफिकेशन में स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? क्योंकि मैथ्स में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर गिर रहे हैं। तो आप अगर सिम्प्लीफिकेशन ज़्यादा टाइम बचा लोगे तो बाकी चीज़ों में आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है? तो आपको सिम्प्लीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है। और कैशलेट डीआई की मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। कैशलेट डीआई जो है बहुत हार्ड आ रहा है, और अगर ईज़ी आ रहा होगा तो एक बार आँख घुमा लेना, अगर आपको लग रहा होगा मुझसे हो पा रहा है, तो डेफिनिटली आप कैशलेट डीआई भी 1 गो में ही अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? जब आप डीआई छू रहे हो उसके बाद, ठीक है? तो ये सारे डीआई करने के बाद जो है 1 गो में आपको कैशलेट भी करना है। सो ये वीडियो के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका 27-28 को एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आपको अगर माइंड मैपिंग फॉर्म में आपको कंटेंट पढ़ना है इस तरह, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो, और इवन आप जो है यूट्यूब के थ्रू भी मेरे साथ यूट्यूब के थ्रू भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको जो है इधर बैंकिंग साथी में आपको इस तरह से कंटेंट मिलता है, जो भी माइंड मैपिंग फॉर्म है, और ये देने का कारण यही है कि इससे आपको जीए पढ़ने में हेल्प हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जीए पढ़ने मुश्किल होती है, तो उनके लिए जो है ये स्पेशली बनाया जाता है, और ये आप अवेलेबल कर सकते हो जो बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ से, या तो आपको जो भी इसमें आपकी अपकमिंग जो है फर्स्ट मार्च से यहाँ से आपको डेली वीडियोज़ मिलने चालू हो जाएँगे, और ये सारा का सारा जो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, ठीक है? तो आप भूलिए ना यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए, और इसके साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो वीडियो अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।